वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो साइंस का पेपर होता है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मेन प्रश्नों की बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे अगली वीडियो की भी नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएगी। और हम यहाँ पे परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही बताते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि पेपर में आता है, जैसे एसटीडी का फुल फॉर्म बताओ। एसटीडी ऐसे लिखा था, एसटीडीज का फुल फॉर्म क्या है ये बताओ। तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है लैंगिक संचारित रोग या लैंगिक संचरणीय रोग। इंग्लिश में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं इसे। फिर पेपर में आता है जो एसटीडी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है और एक होता है वायरस से होने वाला। तो बैक्टीरिया से होने वाले दो रोगों के नाम बताने होते हैं। तो बैक्टीरिया से दो रोग होते हैं, एक सिफिलिस और एक होता है इसको बोलते हैं गोनोरिया। तो सिफिलिस और एक गोनोरिया, ये जो दो रोग होते हैं ये बैक्टीरिया से होते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं। सिफिलिस लिखते हैं एस, सिफिलिस की स्पेलिंग हो जाती है SYPHILLIS, सिफिलिस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये सिफिलिस और गोनोरिया ही लिखा जाता है। अगला है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, वायरस से होने वाले दो रोगाणुओं के नाम था, तो एक तो HIV एड्स है। तो HIV एड्स जो होता है ये वायरस से होता है। ठीक है, और वायरस से एक और रोग होता है जिसे बोलते हैं मस्सा। ठीक है, तो मस्सा जो होता है ये भी आपका वायरस से होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला है एड्स का फुल फॉर्म क्या है और HIV का फुल फॉर्म क्या है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये तो इसका फुल फॉर्म है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एग्ज़ाम में मतलब पूछा गया है, तो इसीलिए आप इसका ढंग से तैयारी कर लेंगे, स्पेलिंग भी पढ़ लेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हिंदी वाले बच्चों को भी पेपर में यही वाली फुल फॉर्म लिखनी पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कॉर्निया, आइरिस, क्रिस्टली लेंस और सेलरी मसल, इनकी जानकारी होना। पेपर में इनके ऊपर प्रश्न आते हैं। तो आपने आँखों का जैसे पूरा इमेज देखा होगा, आँखों का पूरा डायग्राम देखा होगा, उसके अंदर डायग्राम कैसे कैसे बना है वो आपको अच्छे से याद करना है। फिर मैं इसमें मेन चीज़ें बता देता हूँ आपको। जैसे पहला है कॉर्निया, आँखों की जो सबसे बाहरी परत होती है इसे कॉर्निया कहते हैं। आँखों में जितना भी रिफ्रैक्शन होता है वही, मतलब आँखों में जो भी प्रकाश जाता है वो यहीं से रिफ्रैक्शन होने के बाद, अपवर्तन होने के बाद आँखों में प्रवेश करता है। फिर इसके पीछे ना एक आइरिस होता है, इसे परितारिका कहते हैं हिंदी में। आँखों में जैसे गोल वाला पार्ट होता है, काला वाला देखा होगा, बीचों बीच एक छोटा छेद होता है और इसके आसपास ऐसे 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 डायफ्राम बना होता है, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस जो होता है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो ये बीचों बीच होता है ना प्यूपिल यानी पुतली के आकार को ये कंट्रोल करता है आइरिस। इसके पीछे जाके फिर आपको एक लेंस मिलता है पतला सा, जिसे क्रिस्टली लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ये जो क्रिस्टली लेंस होता है ये जो भी लाइट आता है उसको वो रेटिना पर फोकस करता है। ठीक है, ये पीछे आपका रेटिना होता है। रेटिना पे हमेशा रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये रेटिना पे फोकस नहीं कर पाएगा लेंस तो फिर आपका इमेज यहाँ नहीं बनेगा, फिर साफ दिखेगा भी नहीं। तो फिर उसके लिए फिर आँखों में लेंस लगाने पड़ते हैं, तब वो ठीक हो जाता है। तो जो क्रिस्टली लेंस होता है वो क्या करता है, जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं उसको रेटिना पे फोकसित करता है और उसका वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है। इसके बाद ना हमें यहाँ से पढ़ना है सिलेरी मसल्स क्या काम करते हैं, पश्चमाभी पेशियाँ क्या काम करती हैं। तो पश्चमाभी पेशियाँ ना इस अभिनेत्र लेंस के आकार को कंट्रोल करती हैं। ये जब लचीली होती हैं तो ये पतला हो जाता है और हम दूर की चीज़ें आराम से देख सकते हैं। और वही जब ये मतलब टाइट हो जाता है तो ये इसका साइज मोटा हो जाता है। मोटा होने से इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, फिर हम पास की चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक बीमारी का नाम हमें याद रखना है, प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया यानी जरा दूर दृष्टिता क्या होता है। तो जरा दूर दृष्टिता कैसे होता है, तो जरा दूर दृष्टिता में
ये जो नेत्र की जो लचीलेपन है इसमें कमी आने से होता है, और जो नेत्र में जो सिलरी मसल्स होते हैं, पश्चिमावी पेशियाँ, इनके कमज़ोर हो जाने से प्रेसबियोपिया हो जाता है। इसमें व्यक्ति को निकट या दूर दोनों में से कोई भी एक दोष या दोनों ही दोष हो जाते हैं। ठीक है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो आपको याद रखना है, इसके लिए बाईफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि चश्मों में देखा होगा, चश्मा पहनते हैं तो उसमें बाईफोक्सी लेंस का इस्तेमाल होता है। उसमें दो तरीके के लेंस लगाए जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर वाला लेंस होता है वो दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए बनाया जाता है, नीचे वाला पास की चीज़ों को दिखाने के लिए बनाया जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो ये चश्मे बनाए जाते हैं बाईफोक्सी लेंस वाले, इसमें ऊपर जो चश्मा होता है वो दूर को देखने के लिए लगाया जाता है, नीचे पास की चीज़ों को देखने लगाया जाता है। तो ऊपर जो दूर की चीज़ें देखने के लिए लगाया गया है वो कौन सा लेंस होता है, नीचे कौन सा लेंस होता है, फिर ये आपको बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ऐसे प्रयोग में पूछ लेता है, तो वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कैसे कर सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच करने के लिए हम इसमें मतलब चूने का जो पानी होता है उसमें इसको पास कराते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में जब पास कराते हैं तो ये उसको मिल्की यानी दूधिया बना देता है। इससे पता चल जाता है, इससे मतलब क्लियर हो जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इसके बाद जैसे ये नींबू का जूस है, नींबू के जूस को अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाते हैं तो पेपर में पूछा जाता है कि इसका पर्पल कलर यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर होता है, बैगनी रंग, ये किस कलर में चेंज हो जाता है। यानी जब नींबू के रस को जब पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाते हैं तो उसका बैगनी रंग किस कलर में चेंज हो जाता है, तो उत्तर हो जाता है कि वो कलरलेस हो जाता है, यानी वो रंगहीन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो इसके अंदर एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, उसका नाम क्या है, यानी इसके अंदर सभी सफ़ेद अवक्षेप बनता है जो पानी में नहीं घुलता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है बेरियम सल्फेट। तो चूने के पानी को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो उसमें हीट निकलती है, क्या दर्शाता है, तो जब चूने के पानी को जब पानी में मिलाते हैं मतलब क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो बहुत तेज़ी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें छिपी हुई क्रिया होती है जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में उष्मा यानी हीट बनती है। तो यानी उसमें उष्मा यानी हीट बनती है, इसी को प्रक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जैसे एक दो पौधा लेना होता है, जैसे एक बड़ा टी, इसके प्रभावी लक्षण है तो हम बड़े टी ले लेंगे, एक बोना पौधा ले लेंगे मटर का जिसे छोटे टी से डिनोट करेंगे। अब इन दोनों में क्रॉस कराया गया तो हम पाते हैं कि जो पहली पीढ़ी होती है उसमें सभी पौधे लंबे होते हैं। फिर हम इसी में अगर हम दो पौधे लेकर आपस में स्वयं परागण कराते हैं, बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी, तो इनमें आपस में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें चार पौधे बनते हैं। पहला बड़ा टी, फिर बड़ा टी, फिर बड़ा टी, फिर छोटा टी। तो हम पाते हैं कि तीन पौधे लंबे और एक बोना पौधा बना है। तो 3:1 कहलाता है फिनोटाइप रेशियो, और इसके अंदर जीनोटाइप रेशियो पूछ लेता है पेपर में तो वो 1:2:1 होता है। और ये जो पूरा रिएक्शन है इसके अंदर एक ही गुणों का स्थानांतरण हो रहा है, तो इसे ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, एकल संकरण, इसको हिंदी में एकल संकरण कहा जाता है। एक ही गुणों का संकरण, दो गुणों के संकरण को बाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, फिर एक प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि जैसे लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मतलब लड़की या लड़के का निर्धारण कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि जो लड़के होते हैं मतलब लड़के होते हैं उनके पास 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, लेकिन जो एक जोड़ा होता है नर में वो होता है XY और लड़कियों में होता है XX। और जब जनन के दौरान जब एक्स वाले अंडाणु Y से मिलते हैं, नर में X और Y होता है, जब हम X से निषेचन होता है तो लड़की होती है, और X का जब Y से निषेचन होता है तो लड़का होती है। तो इसीलिए 50% चांस लड़की और 50% चांस लड़के होने का होता है। तो जन्म लेने वाला लड़का है लड़की है, इसका जिम्मेदार मतलब उसका पिता होता है कि उसने अपने संतति को X गुणसूत्र दिए थे जनन के दौरान या Y। फिर एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि जो जैसे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आता है
कि इलेक्ट्रिक मोटर कौन से लॉ पे काम करता है, मतलब कौन से रूल पे काम करता है। तो याद रखना है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर ये इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करता है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी ये मतलब ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर एक फार्मूला याद करना है आई का, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी। फिर एक मान पूछ लेता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम में 6 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको कमेंट करके बताना है कि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन में पता करना चाहते हैं कि कितने कूलम होते हैं तो क्या करेंगे कि ये ना इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 को जब इससे डिवाइड दे दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं पता चल जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 1 कूलम में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज होता है, ठीक है। फिर एक प्रश्न है कि ऑक्सीन हार्मोन जो होता है क्या काम करता है। पेड़ पौधों के अंदर एक ऑक्सीन हार्मोन होता है, एक जिबरेलिन होता है, एक साइटोकाइनिन होता है। तो उनमें से एक आपको बताना है ऑक्सीन हार्मोन क्या काम करता है। तो ऑक्सीन हार्मोन जो होता है ये पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। ऑक्सीन हार्मोन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये जड़ों में पाया जाता है, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो प्रकाश से दूर वाले भागों में होती हैं, मिट्टी में दबी हुई। लेकिन जो ऑक्सीन हार्मोन होता है ये पेड़ पौधों के छाया वाले भागों में पाया जाता है और ये बड़े तेज़ी से वृद्धि भी करता है। तो इसीलिए जो पेड़ पौधों की लंबाई, तने की लंबाई बढ़ता है उसका मेन कारण ऑक्सीन हार्मोन होता है। पेपर में एक ए अम्ल होता है, एब्सिसिक एसिड बोलते हैं इसे, ये पेड़ पौधों में वृद्धि को रोकता है, आपको ध्यान रखना है। एक होता है साइटोकाइनिन हार्मोन, जो साइटोकाइनिन क्या करता है, पेड़ पौधों में डिवीजन ऑफ सेल, कोशिका का विभाजन में मदद करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न है कि फोटोट्रोपिज्म क्या है। प्रकाश का मतलब इसे हिंदी में प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पेड़ पौधों का कोई भाग जब प्रकाश की ओर बढ़ता है तो प्रकाश की ओर बढ़ने को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इसी तरीके से एक जियोट्रोपिज्म होता है, तो जो जिसके अंदर पेड़ पौधे जो होती हैं ज़मीन की ओर बढ़ती हैं, जैसे जड़ें जो होती हैं ज़मीन की ओर बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है कि जो मेटल होता है उनके बाहरी कक्ष में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं और वो मेटल कहलाते हैं। और वही कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनके बाहरी कोश में 4 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 4 नहीं गिनेंगे, 5 गिनेंगे, ठीक है, या फिर 4 भी सही है। 4 से 7 तक के जितने मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके बाहरी कोश में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। फिर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होता है, कार्बन का 6 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। इसका पेपर में पूछा जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम KLMN भरेंगे। तो सोडियम का 11 है तो पहले कक्ष में 2 आएगा, इसमें 8 और इसमें 1 आएगा। कार्बन में 2, 4 आएगा और 17 है तो 2, 8, 10 और 7, 17 आएगा, ठीक है। फिर इनकी वैलेंसी पूछ लेता है, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो 4 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ये दोनों नॉन मेटल हैं और ये आपका मेटल है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न है यहाँ पर, जैसे कि हमारे दांत का मान अगर pH मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दांत से सड़ने से बचने के लिए हमें मतलब बेसिक पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर बेसिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्षारीय दंतमंजनों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है बॉन्ड के बारे में कि जैसे मेटल नॉन मेटल आपस में क्रिया करते हैं वो किस तरीके का आबंध बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जब एक धातु से क्रिया करता है तो आयनिक आबंध बनाते हैं। जब एक नॉन मेटल जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो वो कोवलेंट कंपाउंड यानी वो सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड होता है और एक आयनिक कंपाउंड होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको वो अच्छे से याद कर लेना है। अगला है कि द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। अभिक्रियाशीलता श्रेणी किसे कहते हैं। धातुओं को जब उनकी घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर अरेंज किया जाता है, इसी को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं।
जिसकी सीरीज होती है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है और कुछ हल्दी और अजवाइन मिलाता है। ठीक है, तो इतना काफ़ी होता है हमें याद करने के लिए। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कुछ हल्दी और अजवाइन मिलाता है। ये आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इसे फेरस भी कहते हैं। ये लेड है, आपका सीसा कहते हैं, प्लम्बम। ये आपका हाइड्रोजन गैस है, और ये आपका कॉपर है, ये आपका सिल्वर है, और ये गोल्ड Au है, ओरम गोल्ड। कॉपर को CuC लिखते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम क्यूपरस होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, लेकिन बाकी सब मेटल हैं। ये जो गैस है इसको इस श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ये भी इनकी तरह इलेक्ट्रॉनों को, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इसको यहाँ पे रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।